हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अवर इंडियन पॉलिटी सीरीज़, जहाँ पर हम पॉलिटी कवर कर रहे हैं थ्रू लक्ष्मीकांत सिक्स्थ एडिशन। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 15 की। और आपको पता है आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस आपको ऑलरेडी मैंने दिए हुए हैं। आपको हाइलाइटर यूज़ करना है, आपको नोट्स बनाने हैं। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स कर चुके हैं तो इन लेक्चर्स को आप 1.5 या फिर डबल स्पीड पे भी सुन सकते हैं। दिस विल बी माय रिकमेंडेशन। और अगर आप पहली बार फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं तो आप इसे नॉर्मल स्पीड में ही रखिए, या फिर अगर आपको लगता है कि स्पीड थोड़ा स्लो है मेरी तो आप 1.25 पे भी इसे रख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर आर्टिकल नंबर 15। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल नंबर 15, तो क्या कहता है ये आर्टिकल 15? बोलता है और ये रिस्ट्रिक्शंस लगाता है किस चीज़ के ऊपर? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी आर्टिकल 15 जो है ये रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, प्रोहिबिट करता है किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को। किस ग्राउंड पर? पहला ग्राउंड जो उन्होंने रखा है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। ठीक है, धर्म के आधार पर आप किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। तो ये कुछ ऐसे आधार बनाए गए हैं, कुछ ऐसे बेस बनाए गए हैं जिनके आधार पर आप जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। दिस इज़ अबाउट आर्टिकल 15। अब ये जो आर्टिकल 15 है इसमें कुछ आपके क्लॉजेस भी हैं। तो पहले बात करते हैं आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 के। आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 क्या कहता है? आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 ये कहता है दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे पहला जो कीवर्ड बनता है दैट इज स्टेट। कौन सा वाला स्टेट? जो कि आर्टिकल 12 में हमने डिस्कस किया था, जो स्टेट की परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई है। तो आर्टिकल 12 के स्टेट की बात हो रही है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। किसके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा? सिटीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। तो दूसरा इसमें कीवर्ड आपको याद रखना है सिटीजन, यानी कि नागरिक। इसका मतलब यहाँ पे पर्सन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यहाँ पे पर्टिकुलरली नागरिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सिटीजन का। इसका मतलब है कि ये जो अधिकार है आर्टिकल 15 जो है ये केवल और केवल नागरिकों को दिया गया है। ये जो एलियंस हैं या जो फॉरेनर्स हैं या जो रेसिडेंट्स हैं उनको नहीं दिया गया है। ठीक। आर्टिकल अगर हम 14 की बात करें तो आर्टिकल 14 में क्या लिखा था? पर्सन्स लिखा था। यानी आर्टिकल 14 आपका नागरिकों को भी दिया गया है और आपके फॉरेनर्स को भी दिया गया है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल 15, सो इट इज स्पेसिफिकली, इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर द नागरिक ओनली, फॉर द सिटीजन ओनली। ठीक है, तो ये आपको कीवर्ड इसमें याद रखना है। पहला कि स्टेट नहीं करेगा डिस्क्रिमिनेट अपने नागरिकों के साथ। और वो जो डिस्क्रिमिनेशन का आधार होगा वो कौन कौन सा नहीं हो सकता? यानी धर्म के आधार पर आपका राज्य भेद नहीं कर सकता, धर्म के आधार पर स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, रेस के आधार पर नहीं कर सकता, कास्ट के आधार पर नहीं कर सकता, जन्म स्थान के आधार पर यानी प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर नहीं कर सकता, और सेक्स के आधार पर यानी जेंडर के आधार पर नहीं कर सकता, या इनमें से किसी भी आधार पर नहीं कर सकता। तो क्या आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इसके अलावा जो बाकी आधार हैं उन पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है? तो यस, किया जा सकता है। ठीक, केवल और केवल इनके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके अलावा अगर कोई फैक्टर होते हैं तो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। राइट। सो अब आते हैं आप अगले आर्टिकल के ऊपर, और अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 15 क्लॉज 2। तो आर्टिकल 15 में क्लॉज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। और एक एक क्लॉज को अच्छे से समझेंगे तभी जाके ये आर्टिकल आपको पूरे तरीके से समझ में आ पाएगा। तो अब बात करते हैं आपके क्लॉज 2 की। आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 क्या बोलता है? वो वही बोलता है जो कि क्लॉज 1 बोलता है, बट 15 के 1 में स्टेट लिखा था कि स्टेट किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। 15 के क्लॉज 2 में लिखा है कि सिटीजन किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। अगर आप देखें 15(1) में जो बातें लिखी हैं वही बातें 15(2) में भी लिखी हैं, सिर्फ 1 में स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं और 15(2) में नागरिक के ऊपर यानी सिटीजन्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। बाकी पूरी लैंग्वेज सेम है। ठीक, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यानी 15 क्लॉज 2
के अंदर आपको सब क्लॉज ए देखने को मिलता है। ठीक है, तो 15 क्लॉज 2 का सब क्लॉज ए क्या बोलता है? वो ये कहता है कि कोई भी नागरिक दूसरे नागरिक को किसी दुकान में जाने से नहीं रोक सकता, पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने से नहीं रोक सकता, होटल में जाने से नहीं रोक सकता, और प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट में जाने से नहीं रोक सकता। ठीक है, और नहीं रोकेगा किन आधार पर? रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, रेस के आधार पर, सेक्स के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। तो उन आधारों पर, उन बेसिस पर कोई भी नागरिक दूसरे नागरिक के ऊपर लिमिटेशंस नहीं लगा सकता। ये कहता है 15 का क्लॉज 2 का सब क्लॉज ए। ठीक, अब बात करते हैं 15 के 2 के सब क्लॉज बी के बारे में। तो यहां पर क्या कहता है कि नागरिक यानी एक नागरिक दूसरे नागरिक के ऊपर रोक नहीं लगा सकता। किन चीज़ों के ऊपर रोक नहीं लगा सकता? वेल्स का इस्तेमाल करने पर, यानी कुओं का इस्तेमाल करने पर, टैंक के इस्तेमाल पर, बाथिंग घाट्स के इस्तेमाल पर, सड़कों के इस्तेमाल पर, एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट के इस्तेमाल पर। ठीक है, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पब्लिक है, जिसको बनाने में सरकार का पैसा लगा है, उस चीज़ के इस्तेमाल को करने के लिए एक नागरिक दूसरे नागरिक के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता, रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स के आधार पर। तो ये बातें लिखी हैं आपकी आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में। ठीक, अब आ जाते हैं 15(3) में, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3। ठीक, तो अभी तक हमने 15(1) में देखा कि स्टेट के ऊपर जो है रोक लगाई गई है कि स्टेट जो है वो क्या नहीं कर सकता, वो प्रोहिबिट नहीं कर सकता, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। फिर हमने देखा 15 के 2 में क्या किया गया है, 15 के सब क्लॉज 2 में इंडिविजुअल्स के ऊपर यानी नागरिकों के ऊपर रोक लगा रखी है। अब आ जाते हैं 3 में। 3 में क्या कहता है? 3 में ये कहता है कि जो भी हमने 1 में बोला, जो भी हमने आर्टिकल 1 में बोला है, तो स्टेट के ऊपर ना कोई लिमिटेशंस नहीं है। अगर वो विमेन एंड चिल्ड्रन को प्रमोट करने के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाए तो आर्टिकल 15(1) उसके ऊपर लागू नहीं होगा। फिर से समझो, 15(1) में क्या लिखा था कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा सेक्स के आधार पर, यानी आपके जेंडर के आधार पर स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। लेकिन आगे फिर वो बोलता है कि जो हमने 15 के 1 में बोला, वो रोक नहीं सकता स्टेट को, अगर स्टेट महिलाओं के लिए अगर विशेष कानून बनाना चाहे, अगर बच्चों के लिए विशेष कानून बनाना चाहे, तो 15 के 3 में ये बातें लिखी गई। ठीक है, और इसी आधार पर बहुत सारे कानून आपको देखने को मिलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986, यानी बच्चों को उनके अधिकार दिलाने के लिए, उनके अधिकारों को प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986। तो ये जब कानून बना तो इसका आधार क्या बनेगा? आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 बनता है। इसके अलावा आपको एक केस सुनने में आता है, यूसुफ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1954, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेक्शन 497 इज नॉट डिस्क्रिमिनेटरी। अब ये काफ़ी लंबी कहानी हो जाती है, इसको बहुत शॉर्ट में समझो कि सेक्शन 497 जो है ये एडल्ट्री के बारे में बात करता है। ठीक है, एडल्ट्री के बारे में बात करता है, यानी व्यभिचार के बारे में बात करता है। और ये काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी एक कानून था, कॉलोनियल टाइम से ये चलता आ रहा था, और काफ़ी जो है ये विमेन ओरिएंटेड एक कानून था अगर देखा जाए, ऐसा कई लोगों का मानना है। तो यूसुफ ने भी का भी यही आर्गुमेंट था। तो उसमें जो एडवांटेज वुमेन को दिया गया था, उस एडवांटेज को जो है सुप्रीम कोर्ट डिफेंड करता है। वो कहता है कि वो जो एडवांटेज है दैट इज़ नॉट डिस्क्रिमिनेटरी, वो कहीं ना कहीं ठीक है। ठीक है, तो ये डिसीजन रहता है। अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो अब जो एडल्ट्री है यानी सेक्शन 497 है, इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। ना तो ये अब मेल के लिए क्रिमिनल एक्टिविटी कंसिडर किया जाएगा, ना ही फीमेल के लिए किया जाएगा। इसको हम अलग से कभी करेंगे, बट आप इतना समझो। उसके बाद है रिजर्वेशन इन पंचायत। ठीक है, अगर आप देखो तो 33% रिजर्वेशन आपको देखने को मिलता है, 50% रिजर्वेशन आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। ऐसे बहुत से राज्य जिन्होंने 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए रखा है पंचायत में। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेटरी है? बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, क्योंकि 15 के क्लॉज 3 में ये बात लिखी है कि महिलाओं को अगर रिजर्वेशन मिल रहा है तो वो आर्टिकल 15(1) के जो है उसको वायलेट नहीं करेगा, उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा। 15 के 3 में ये लिखा है। इसके अलावा
एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया था जो अभी तक एक्ट बना नहीं है। 2008 में एक बिल आया था जिसमें महिलाओं को रिजर्वेशन देने के बारे में बात करी थी, 33% आरक्षण देने के बारे में बात हुई थी संसद में। काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाया, और जब तक ये होता तब तक आपकी सरकार गिर गई थी। ठीक है, तो ये भी कहाँ से आया, ये 15(3) से आया। इसके अलावा विशाखा गाइडलाइंस आई थी, भंवरी देवी एक केस हुआ था, तो उसके बाद फिर कुछ गाइडलाइंस आती हैं, यानी ये विशाखा गाइडलाइंस कोई आपसे पूछे तो इट इज़ रिलेटेड टू सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एट वर्क प्लेस। ठीक है, तो ये आपके महिलाओं की सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है विशाखा गाइडलाइंस। तो ये भी महिलाओं को एक एडवांटेज देता है। तो ये जितने भी एडवांटेज महिलाओं और बच्चों को दिए गए हैं, ये अनुच्छेद 15 के क्लॉज 3 के अनुसार दिए गए हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं अपने अगले आर्टिकल पर, सब आर्टिकल पर, क्लॉज पर, आर्टिकल 15 क्लॉज 4। राइट, अब होता क्या है कि आपका एक केस आता है चंपाकम दोराई राजन केस। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपको ये याद रखना है, चंपाकम दोराई राजन केस 1951। तो यहाँ पर होता ये है कि स्टेट ऑफ मद्रास, उस वक्त का जो मद्रास प्रेसिडेंसी था, जो स्टेट था, जो राज्य था, वो क्या करता है, वो सारी की सारी कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन दे देता है मेडिकल कॉलेजेस में। ठीक है, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं सबको रिजर्वेशन बांट देता है कि इतना परसेंट रिजर्वेशन इसे मिलेगा, इतना परसेंट इसे मिलेगा। और फिर जैसे ही इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाता है कि ये तो गलत है, ये रिजर्वेशन जिस तरीके से बांटा जा रहा है और मेरिट को जिस तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, ये तो गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जो मद्रास गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया था सारी की सारी कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन देने का, देखो उसमें क्या किया, मान लो कि 100 सीटें हैं, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि यार 15% सीटें हम जनरल को दे देंगे, 25% सीटें हम जो है ओबीसी को दे देंगे, 25% हम जो है मोर बैकवर्ड क्लासेस को दे देंगे। इस तरीके से सब क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लासेस भी हुआ था। तो उन्होंने पूरी 100% सीटों को इस तरीके से बांट दिया था। और इस डिसीजन को चेंज किया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। अब हुआ क्या, जब ऑर्डर को कैंसिल कर दिया तो जाहिर सी बात है पार्लियामेंट क्या करेगा, पार्लियामेंट जो है संविधान संशोधन करेगा, और आप क्या करेंगे, आर्टिकल 15 में, ठीक है, ये यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे 14 नहीं आएगा, ये आर्टिकल 15 है। ठीक है, आर्टिकल 15 में क्या किया गया, सब क्लॉज 4 को जोड़ा गया। और क्या लिखा गया इसमें, इसमें ये लिखा गया कि कोई भी ऐसी बात जो कि आर्टिकल 15 में लिखी है, और या कोई भी ऐसी बात जो कि आर्टिकल 29 में लिखी है, वो नहीं रोकेगी स्टेट को, यानी सरकार को नहीं रोक सकती स्पेशल प्रोविज़न बनाने से। किसके लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाने से, एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, यानी कोई भी ऐसी क्लास जो कि सोशली बैकवर्ड है या एजुकेशनली बैकवर्ड है, अगर आप उनको उठाने के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाना चाहते हैं, स्पेशल प्रोविज़न बनाना चाहते हैं, तो आर्टिकल 15 में जो बातें लिखी थी, क्लॉज 1 में जो बातें लिखी थी, या आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 2 में जो बातें लिखी हैं, वो नहीं रोकेंगी स्टेट को ये सब करने से। इसका मतलब स्टेट क्या कर सकता है, ओबीसी को रिजर्वेशन दे सकता है, स्टेट जो है वो शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दे सकता है, शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन दे सकता है। तो ये बातें कहाँ पे इंसर्ट की गई, ये 15 के 4 में डाली गई। और ये कौन से डिसीजन के बाद आता है, चंपाकम दोराई राजन के बाद आता है। तो अब आप पिक्चर समझो, 15 का 4 क्या कह रहा है, पार्लियामेंट को ये अधिकार दे रहा है कि वो अगर चाहे, या स्टेट को ये अधिकार दे रहा है, बेसिकली स्टेट को ये अधिकार दे रहा है कि अगर उन्हें लगता है कि कोई क्लास सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो वो उनको जो है रिजर्वेशन दे सकती है। ठीक, अब इसके साथ एक समस्या है। समस्या ये है कि जब हम बात करते हैं कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कौन सी होती हैं, तो इसका फैसला स्टेट गवर्नमेंट करती हैं। ठीक है, और जब हम बात करेंगे शेड्यूल कास्ट की और शेड्यूल ट्राइब्स की, तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 341 में आपका शेड्यूल कास्ट है और 342 में आपकी शेड्यूल ट्राइब्स है। आप प्लीज़ एक बार गूगल सर्च कर लेना कि क्या मैं सही कह रहा हूँ। शेड्यूल कास्ट का आर्टिकल 341 पे है और शेड्यूल ट्राइब्स का आर्टिकल 342 में, एक बार आप कंफर्म ज़रूर कर लेना। वैसे तो मैं 99.99% श्योर हूँ कि ऐसा ही है, बट फिर भी आप एक चेक कर लेना। ठीक है, सो अब इससे जो है आपका जो स्टेट ऑफ मद्रास है वो क्या करेगा, वो अब रिजर्वेशन लाता है। और क्या करता है, वो रिजर्वेशन बांट देता है। 28% देता है वो बैकवर्ड क्लासेस को। फिर एक नई उन्होंने सब कैटेगरी बनाई थी, एक तो हो गई बैकवर्ड क्लास, एक और बनाई थी मोर बैकवर्ड क्लास, इनको देता है 22%, शेड्यूल कास्ट को देता है 15%, शेड्यूल ट्राइब को देगा 3%, और टोटल आपका रिजर्वेशन हो जाता है 68%। कहाँ पर, मद्रास में।
ठीक है। तो मद्रास में आपको कितना रिजर्वेशन मिलता है? 68% रिजर्वेशन बांट दिया जाता है आफ्टर इंसर्शन ऑफ क्लॉज 4 इन आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में जब सब क्लॉज 4 को इंसर्ट कर दिया जाता है तो पार्लियामेंट जो है स्टेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, अधिकार देता है कि वो अगर चाहे तो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, शेड्यूल्ड कास्ट को प्रमोट करने के लिए रिजर्वेशन दे सकता है, स्पेशल प्रावधान बना सकता है। तो बनाया फिर, ठीक। अब जाहिर सी बात है कि इसको चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि 68% अगर आप रिजर्व कर दोगे सीटें तो फिर मेरिट तो कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो अब अगला जो इम्पोर्टेंट केस आता है वो आता है M.R. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1963 केस, जहां पर चैलेंज किया जाता है स्टेट ऑफ मद्रास के रिजर्वेशन पॉलिसी को। और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट 4 इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस देता है। पहला, कि जब भी आप रिजर्वेशन दोगे तो आपको सोशल प्लस एजुकेशनल दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करना है। सोशल फैक्टर्स यानी सामाजिक जो परिवेश है आपको वो भी देखना है, और एजुकेशनल फैक्टर्स को भी आपको कंसीडर करना है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन था, उनका ये कहना था कास्ट कैन नॉट बी अ सोल क्राइटेरिया। यानी फॉर एग्जांपल आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं बट आप इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली काफ़ी साउंड है, तो फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पर सेम बात M.R. बालाजी केस में आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे दूसरा ऑब्जर्वेशन, दूसरा डायरेक्शन उनका ये होता है कि कास्ट कैन नॉट बी अ सोल क्राइटेरिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सीलिंग ऑफ 50%। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको ये याद रखना है कि जो हम आर्टिकल 15 की बात कर रहे हैं, जिस रिजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल रिजर्वेशंस के बारे में, या फिर हम बात कर रहे हैं आपके कॉलेज में जो नंबर ऑफ़ सीट्स होती है उनके रिजर्वेशन के बारे में, ठीक है, या आपकी लोकसभा में सीट, पंचायत में, राज्यसभा में, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हम रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम जॉब के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए 16 आर्टिकल नंबर 16 आता है, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल रिजर्वेशंस के ऊपर या जो कॉलेज स्कूल्स वगैरह में जो रिजर्वेशन के ऊपर सीलिंग लगाई थी वो लगाई थी M.R. बालाजी ने, ठीक। उसके अलावा उन्होंने बोला क्या कि ये मोर बैकवर्ड क्लास जो है ये एक वैलिड क्लासिफिकेशन नहीं है। जब आपके पास ऑलरेडी बैकवर्ड क्लासेस नाम का एक क्लासिफिकेशन है तो मोर बैकवर्ड क्लास नाम का कोई भी अगर आप देखो तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन वो नहीं देखने को मिलता है। सो ये सारी बातें आपको M.R. बालाजी केस में देखने को मिलती हैं। उसके बाद M.R. बालाजी का जो केस है ये काफ़ी नॉट केस बट इसका जो डायरेक्शंस था काफ़ी टाइम तक इसको फॉलो किया जाता है अंटिल 1993 में केस आता है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। इसको हम आर्टिकल 16 में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे इसकी रेलिवेंस ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो M.R. बालाजी केस हुआ था उसके 2 ऑब्जर्वेशन को इन्होंने कैंसिल कर दिया। इनका ये कहना था कि कास्ट कैन बी अ सोल क्राइटेरिया एंड मोर बैकवर्ड क्लास इज़ अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। M.R. बालाजी केस में हमने क्या देखा कि वहाँ पर उन्होंने क्या बोला था, कास्ट कैन नॉट बी अ सोल क्राइटेरिया। लेकिन इंदिरा साहनी केस में वो कह रहे हैं कि कास्ट कैन बी अ सोल क्राइटेरिया, ठीक है, अकेला एक आधार हो सकता है कास्ट। और दूसरा M.R. बालाजी केस में क्या था, मोर बैकवर्ड क्लासेस इज नॉट अ वैलिड क्लासिफिकेशन। लेकिन जब हम बात करेंगे इंदिरा साहनी केस में तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल हो सकता है, मोर बैकवर्ड क्लास जो है एक वैलिड क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। उसके बाद फिर आता है आपका आर्टिकल 15 क्लॉज 5। तो इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है। इसके पीछे बैकग्राउंड है, एक केस आया था P.A. इनामदार केस 2005। तो इस केस में हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि आपके जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर वो ऐसे कॉलेजेस हैं, वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें सरकार जो है फंड नहीं कर रही है, सरकार का स्टेक नहीं है, तो वहाँ पे ये रिजर्वेशन पॉलिसी काम नहीं करेगी, राइट। और फिर ये जजमेंट आता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को इससे बाहर रखा जाता है। जैसे ही ये होगा तो पार्लियामेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है और एक क्लॉज उसमें ऐड कर देती है, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5। और उसमें वो ये कहती है कि हम स्पेशल प्रोविज़न जब बना रहे हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए एजुकेशन में, ठीक, तो उसमें प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी शामिल किए जाएंगे, चाहे उन्हें स्टेट के द्वारा फंड किया जा रहा है और चाहे उन्हें स्टेट के द्वारा फंड नहीं किया जा रहा है। तो 2 बातें आपको याद रखनी है। पहला आपको याद ये रखना है कि आर्टिकल नंबर 15 का क्लॉज 5 जो है वो बात करता है एडमिशंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस,
ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पीसीएस में ये देखने को मिल सकता है, आया भी है ये, कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, शिक्षण संस्थाएं होती हैं, उसमें जो रिजर्वेशन होता है वो कौन से आर्टिकल से आता है। तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 में आपको देखने को ये मिलता है। तो एडमिशन्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक, एक तो ये याद रखना है। दूसरा, ये प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी इसके एम्बिट में आएंगे, चाहे उसको फंड दिए सरकार चाहे ना दे, ठीक। हाँ, तो इसमें कौन नहीं आएंगे, इसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस नहीं आएंगे, ठीक है, जैसे मदरसा, ये नहीं आएंगे। सो यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए कौन सा आर्टिकल है, ज़रूर लिखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल फिलहाल एक नया क्लॉज जोड़ा जाता है आर्टिकल 15 में, एंड दैट इज आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6। तो टोटल आपके 6 क्लॉज हैं आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5 एंड क्लॉज 6। तो क्लॉज 6 आपका रिसेंटली ऐड किया गया है, हाल फिलहाल इसको ऐड किया गया है, और ये बात करता है आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यानी ईडब्ल्यूएस के बारे में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ईडब्ल्यूएस का जो कॉन्सेप्ट है आपको याद ये रखना है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी लगेगा और प्राइवेट कॉलेजेस में भी लगेगा, ठीक है, चाहे सरकार ने उन्हें फंड दिया है चाहे सरकार ने नहीं दिया। एडेड एंड अनएडेड आएगा, यहाँ पर बहुत गलतियाँ करी हैं मैंने, ठीक है। एडेड एंड अनएडेड दोनों में ईडब्ल्यूएस आपका लगता है, और एक्सेप्शन अगेन मदरसा में ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नहीं है। तो बेसिकली इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन क्या है, 10% रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहा है, यानी 10% आरक्षण उन लोगों को दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, राइट। आपके लिए एक असाइनमेंट है आज का, आज मैं कोई क्वेश्चन आपको नहीं दे रहा हूँ, आज मैं जो आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके रिवीजन के लिए। नीचे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ईडब्ल्यूएस के बारे में, ठीक है, इन 250 वर्ड्स। ईडब्ल्यूएस के बारे में आपको लिखना है, व्हाट इज़ ईडब्ल्यूएस, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। इसके अलावा आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बारे में लिखना है, ठीक है। सो वट एवर द फैक्ट यू नो अबाउट ईडब्ल्यूएस, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो नीचे आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, right? So with this we came to an end of this session and we have completed our article 15 और काफ़ी अच्छे से इसको कवर कर लिया है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, right? So now I would like to take your leave. Thank you so much. Take care of yourself. God bless you.